our online Varta series. Today we have with us Yogacharya Ravi Kumar ji. Ravi ji is a registered yoga instructor by Ministry of Ayush and has over 12 years of experience in the field of yoga. He specializes in Ashtanga Vinyasa Yoga, Hatha Yoga, meditation, pranayam, and Iyengar Yoga. He has also worked on central government projects on healthcare and wellness programs in last 3 years. He conducts yoga classes for both Indian and foreign nationals, and he is currently the yoga instructor at IICD. He has also been awarded by the National Service Scheme. Welcome, Raviji. Welcome, ma'am. In conversation with him, we have with us Ms. Rashmi Parikh, Deputy Registrar, Projects and Coordination at IICD. Welcome, Rashmi ma'am. Thank you, Swati. Hello, and I welcome Ravi ji and everybody on behalf of IICD. So, Rashmi ma'am has been one of the regular yoga practitioners at our campus. So, ma'am, what would you like to talk about your experience, and then सर भी बताएंगे कि योगा से हमें क्या फिटनेस के फायदे हो सकते हैं अभी. I'll start with my experience with yoga teacher Ravi ji. He's been coming to IICD since last 3-4 years. वो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को योगा सिखाने आते हैं, हमारे स्टाफ फैकल्टी सबको ही से सीखते हैं जब जैसे समय मिलता है. एंड आई हैव नॉट बीन वेरी रेगुलर, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा फायदा हुआ कि लाइक आई एम सफरिंग फ्रॉम थायराइड. पर जब से मैं इनके यहाँ पे योगा कर रही हूँ, मेरा लेवल और ऊपर इंक्रीज नहीं हुआ है, अदरवाइज मेरा ग्राफ थायराइड का बढ़ता ही जा रहा था. तो वैसे भी योगा इज इन टुडेज टाइम हेल्पफुल, बेनिफिशियल फॉर एवरीवन. और स्पेशली ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, जिसमें कि हम सब अपने घर में कन्फाइंड है, बाहर नहीं निकल सकते हैं ज्यादा, तो उससे एक बहुत ही डिप्रेसिंग फीलिंग आ जाती है. प्लस वी हैव एम्पल ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स वी शुड नॉट थिंक एक्चुअली. तो उस समय में योगा हमें बहुत बेनिफिट करेगा. इसके बारे में रवि जी हमें और बताएंगे कि लॉकडाउन के समय में कौन से योगा के अभ्यास है जो हमें करनी चाहिए, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जिससे कि सबको फायदा हो. आप बताएं रवि जी. नमस्कार आप सभी को. मैं योगाचार्य रवि कुमार. 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है और बहुत कुछ अभी लॉकडाउन में जैसे आप सभी लोग फेस कर रहे हैं, ऐसे मैं भी उनमें से हूँ एक. और मैं खुद भी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ योगा की. इसके साथ साथ मैं कुछ प्योरिफिकेशन प्रैक्टिसेस भी कर रहा हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि बहुत कुछ जब हम हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है हम पूरी तरह से मेंटली स्ट्रॉन्ग भी हो पाते हैं. तो योगा हम सबकी लाइफ में एक अहम रोल अदा करता है. आज के समय में यदि हम योगा नहीं कर पाते हैं सही तरीके से या अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं तो बहुत जल्दी हमारी बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी फॉरेन मैटर्स का इफेक्ट इतनी जल्दी आ जाता है कि हमारी बॉडी बीमार हो जाती है. लेकिन अब उस बीमारी से बचने के लिए हमें न केवल योगा करना है बल्कि मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करना है. वो प्रिपरेशन हमें खुद को ही करनी पड़ेगी. इसके लिए डेली मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लोगों को योगासन के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन जो लोग सूर्य नमस्कार को जानते हैं या सूर्य नमस्कार पहले भी कर चुके हैं, ये कंप्लीट एक योगा कोर्स है. यदि रेगुलर उसकी प्रैक्टिस भी की जाए तो न केवल इससे हमारा स्टेमिना बढ़ेगा बल्कि इससे हमारी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और किसी भी फॉरेन मैटर से लड़ने में बहुत अच्छी मदद मिलती है. और इसके साथ साथ अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में हम सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाया होगा. मैं भी उनमें से एक हूँ. घर पे कई तरह के पकवान बन रहे थे, तो लेकिन अपने बॉडी के वेट को मेंटेन करने के लिए मैंने प्योरिफिकेशन प्रैक्टिसेस की. खूब गर्म पानी अगर पिया, बॉडी को डिटॉक्स करता रहा टाइम टू टाइम, और सूर्य नमस्कार 20 सेट्स 40 सेट्स डेली प्रैक्टिस में ही करता रहा. और यही बात मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि ऐसे समय में अपने आप को रेस्टलेस मत होने दीजिए. कुछ ना कुछ आप फिजिकल एक्टिविटीज़ हमें सबको करते रहना चाहिए ताकि फिटनेस हमारी बनी रहे. ज़्यादातर लोगों में मैंने ये भी कुछ क्वेरीज अगर मेरे पास आई कि सर अब हम थोड़ा फिजिकली डाउन तो हो ही रहे हैं, मेंटली भी
थोड़ा एंजाइटी नर्वसनेस आने लग गई। तो योगा के साथ योगा को सूर्य नमस्कार करते हुए इसके साथ साथ आपको प्राणायाम वगैरह पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्राण हमारे शरीर का अहम हिस्सा है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम से न केवल हमारी विटालिटी पावर बढ़ती है, बल्कि इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर उसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे जो नर्वस जो सिस्टम है, जो नाड़ियाँ हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं, जो हमें हर तरीके की बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है। तो सूर्य नमस्कार का जो लोग जिन्होंने अभी शुरू किया है या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पहले अभी शुरुआत में 2 से 3 राउंड्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट आने लगे, तो उसको वो बढ़ा सकते हैं आसानी से। जी। रवि जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा अभी कि डिटॉक्स करने के लिए आप गर्म पानी पीते हैं, तो और हमें क्या करना चाहिए अभी, मतलब डिटॉक्स करने के लिए, जिससे हमारी मतलब बॉडी का सिस्टम भी अंदर से सही रहे। और जैसे कि कह रहे हैं अभी तक कोरोना का कोई वैसे इलाज नहीं है, लेकिन इसके लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए कुछ मतलब ऐसे एक्सरसाइज हो या कुछ प्राणायाम है, अगर आप वो हाँ हमारे जी। साथ शेयर करना चाहेंगे तो। जी, ज़रूर, ज़रूर। देखिए सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जल हमारे लिए जीवन का आधार है, और जल से बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है आज के टाइम में। तो वाटर थेरेपी यदि हम अपनाते हैं तो शरीर को न केवल ये डिटॉक्स करती है, बल्कि हमें हर रूप से हमारी बॉडी के एक-एक टिश्यूज़ की हीलिंग पावर बढ़ती है उससे। तो डिटॉक्सिफिकेशन में जल सबसे बड़ा रोल अदा करता है। आप सुबह उठ करके डेली हम सबको 3 से 4 ग्लास गर्म पानी पीना चाहिए। तो उससे क्या होगा, गर्म पानी पीने से आपका पेट बिल्कुल क्लियर होने लगेगा। तो किसी तरीके की कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या पेट में ब्लॉटिंग अगर होना या ट्विस्टिंग अगर होना, नोज़िया जैसी फीलिंग जिन लोगों को होती है, तो उससे बहुत जल्दी राहत मिलेगा। जैसे-जैसे पेट क्लियर होने लगेगा, आज के समय में जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है या किस अल्सरेटिव कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इसका सबसे बड़ा मेन कॉज़ है डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक तरीके से वर्क नहीं करना। तो जो जो हम फूड खाते हैं, यदि वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका जूस नहीं बन पाएगा, और ऊपर से फिर हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो उससे बॉडी के अंदर जो हमारी इंटेस्टाइन्स है वो थोड़ी वीक हो जाती है। तो जिससे स्टूल टाइट होने लगता है, स्टूल टाइट होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। कॉन्स्टिपेशन होने से फिर धीरे-धीरे गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और वो अल्सर की कंडीशन बन जाती है बॉडी के अंदर। इसी तरह फिर हमें नौज़िया होने लगता है, बहुत ज़्यादा हेडेक जैसी फीलिंग होने लगती है, जी मचलने लगता है, और कई लोगों को तो बार-बार वॉमिट जैसा होने लगता है। तो इसका मेन कॉज़ ये है कि हमारा सही तरीके से हम वाटर इनटेक नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर। जब आप जैसे-जैसे आप वाटर इनटेक को बढ़ाने लगेंगे, आपकी बॉडी भी प्रॉपर तरीके से डिटॉक्स होने लगेगी, और उस डिटॉक्सिफिकेशन से आप बहुत एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। इसके साथ-साथ हमारे घर में कुछ हम लोग सभी लोग इंडियन लोग मसाले अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें गरम मसाले जैसे दालचीनी है, तेज पत्ता है, इलायची है, और लौंग है, काली मिर्च है, इनका यूज़ करते हुए भी हम काढ़े के रूप में, जैसे हम लोग देसी चाय तो सब लोग पीते ही हैं, यदि काढ़े के रूप में यदि हम इसका इस्तेमाल किया जाए इन सभी जड़ी-बूटियों का, तो ये हमारे कफ और पित्त दोषों को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अब इस काढ़ा का प्रिपरेशन हमारी जो दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, हमारी माताश्री, वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानती हैं कि कैसे इसको तैयार किया जाए। तो इस तरह हम जड़ी-बूटियों का यूज़ करते हुए भी हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। इसके साथ-साथ हमारे फूड में साइट्रिक एसिड वाले जितने भी फ्रूट्स हैं, विटामिन सी वाले, उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जो न केवल बॉडी को डिटॉक्स करती है, बल्कि इसके साथ-साथ हमारी स्किन ग्लो में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अब इस अभी घर में जैसे फ्रूट्स, अगर अब वायरसेस की वजह से लोग इतना डर गए हैं कि लोग फ्रूट भी प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। उनमें डर है कि किसी तरीके से बाहर से कुछ ऐसे वायरसेस नहीं आ जाए जो हमारी बॉडी को और हार्म कर दे। तो ऐसे में सबसे अच्छा ये है कि न केवल आप
फ्रूट को प्रॉपर तरीके से गर्म पानी से आप धो लीजिए और नमक अगर डाल के, इसके साथ साथ आप उसको अच्छी तरह बॉईल करने की भी कोशिश करें। जैसे कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको यदि बॉईल करके यूज किया जाए तो बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्प मिलती है। चलिए रवि, ये तो हुई खाने वगैरह की बात। आप इसके अलावा हमें कुछ ऐसे योगा के एक्सरसाइज या कोई प्राणायाम भी बताइए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होने में वो हेल्प हो और हम फिजिकली थोड़ा फिट रहेंगे, तो आई थिंक वैसे माइंड फ्रेश रहता है, डिप्रेशन फीलिंग और वो सब नहीं आएंगी। तो देखिए, कुछ आप सबसे अच्छा मैं सभी को इस बात पे जोर देता हूँ कि हम सभी को प्राणायाम तो डेली करना चाहिए। यदि आप योगासन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो आप बैठे बैठे कुछ प्राणायाम आप कर सकते हैं, जिसमें प्योरिफिकेशन प्रैक्टिसेस में सबसे पहले आता है कपालभाति। ठीक है ना, ये एक यौगिक क्रिया है और जो मैं सभी को बताता हूँ कि इस प्रॉपरली एक्सलेशन आप अधिक से अधिक इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। जिनको सीवियर नोजिया अगर भी रहता है या जिनके आए दिन नोज रनिंग की प्रॉब्लम रहती है, सीवियर साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है और म्यूकस अगर जम जाता है, चेहरे पे स्वेलिंग अगर आ जाती है, तो क्रैम्प्स अगर आते हैं, ऐसे लोगों को ऑल्टरनेटली कपालभाति की मैं प्रैक्टिसेस के बारे में जोर देता हूँ कि अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करें। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, मैं एक बार इसका तरीका आपको बताना चाहूँगा। जब भी आप कपालभाति या कोई भी प्राणायाम की क्रिया जब आप करते हैं तो आपकी स्पाइन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, ये मैं आपको इसे नासिका मुद्रा प्राणायाम मुद्रा कहते हैं। ठीक है, इस मुद्रा का यूज करते हुए आपको अपने राइट नोस्ट्रिल के लिए राइट थंब का यूज करना होता है और लेफ्ट नोस्ट्रिल के लिए दोनों फिंगर्स हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटली पहले एक्सलेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस ऑल्टरनेटली कपालभाति में इनहेलेशन ऑटोमेटिकली होता है, आपको केवल एक्सलेशन पे फोकस करना है। कुछ ऐसे कमर गर्दन सीधी रखते हुए लाइक दिस, इस तरीके से आप पहले एक्सलेशन की प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग जिनके नोज पैसेज अगर ब्लॉक अगर रहता है या सिवियर म्यूकस अगर जम जाता है, जिनको क्रॉनिक अस्थमा है या फिर ब्रोंकाइटिस अस्थमा है, ऐसे लोगों को पहले इस तरीके से ऑल्टरनेटली इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपके प्रॉपर नोज रनिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो पाएगी। तो जो इंटरनल जो एक्सेस म्यूकस बनने लगा है वो धीरे धीरे बाहर आने लगेगा। ठीक है, तो पहले हमें इसकी कपालभाति की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद मैं हाथों के साथ भस्त्रिका भी बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको ये आदि मुद्रा कहलाती है। तो थंब को अपने बीच में रखते हुए हाथों के साथ जितना आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, म्यूकस और तेजी से बाहर आता है। तो कुछ इस तरह श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर मूव कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट, और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस तरह आप लोहार की धौंकने की तरह श्वास प्रश्वास की आप प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान दीजिए, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं या डीप ब्रीथ आउट करते हैं तो नॉस्ट्रिल के मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमें श्वासों को इस तरीके से अंदर की ओर खींचना है कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन आपके लंग्स तक जाए और उसी वेग से आपको कंप्लीटली ब्रीथ आउट करना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस हम ऊपर नीचे भी इस तरह हाथों को मूव करते हुए कर सकते हैं। जब आप श्वास लेते हैं तो हैंड्स को ऊपर की ओर मूव करना है, श्वास छोड़ते हैं तो हैंड्स को नीचे की ओर। ये प्रैक्टिस आप चेस्ट के सामने भी कर सकते हैं। श्वास लेते हुए हाथों को फैलाएं, श्वास छोड़ते हुए हाथों को बेंड कीजिए। इस तरह आप शुरुआत में पहले आप 10 से 11 बार, फिर धीरे धीरे इसको आप 20 to 30 टाइम्स आप एक बार में बढ़ाने की प्रैक्टिस कीजिए। तो जितना आप हाथों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि भस्त्रिका और कपालभाति दोनों थोड़ा स्ट्रेनुअसली प्रैक्टिस इसकी की जाती है और जैसे लोहार की धौंकने की तरह श्वास प्रश्वास होता है, उसी तरह आपको फास्ट वे में यहाँ पे आपको ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना होता है। मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, आप में से जिन लोगों का बीपी थोड़ा लो रहता है या हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको बीपी लो रहता है उन लोगों के लिए तो भस्त्रिका रामबाण है। लेकिन जो अंडर वेट है
या जिनकी मसल्स बहुत वीक है, ऐसे लोगों को भस्त्रिका थोड़ा स्लो मैनर से इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे लोग लाइक दिस, इस तरह से करें। ठीक है, धीरे धीरे श्वास लेना होता है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना होता है। ऐसे लोगों को फास्ट वे में प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जिनका हार्ट ऑपरेट हो चुका है वे लोग तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बिल्कुल भी फोर्सफुली प्रैक्टिस ब्रीदिंग की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए आपको। ठीक है, तो भस्त्रिका और कपालभाति ये फॉरेन मैटर्स को बाहर निकालने में बहुत जल्दी आपकी हमारी हेल्प करते हैं। और ये क्रियाएं भी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत हेल्पफुल है। तो जितना आप ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप करेंगे उससे आपकी जो जिन लोगों की सांस अगर फूलती है वो आप फील करेंगे 15 to 20 डेज की प्रैक्टिसेस के बाद धीरे धीरे आप बिल्कुल नॉर्मल फील करने लगेंगे। ठीक है, जिनका थायराइड अगर बढ़ा हुआ है या फिर जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है, जिनका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, उनके लिए भी भस्त्रिका और कपालभाति बहुत रामबाण है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में या कोई भी हार्ट से कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन में इन दोनों को अवॉइड करना चाहिए या फिर इनको धीमे रूप में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, अब जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ऐसे लोग जो मैंने पहले स्टार्टिंग में ऑल्टरनेटली कपालभाति बताया वो उस तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ इस तरह। ये क्लिनजिंग मेथड है, इनका जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कम। तो धीरे धीरे आप इस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस आप मेडिटेटिव वे में आप भस्त्रिका आप कैसे करेंगे वो भी देखिए। इन आ रही श्वासों को और जा रही श्वासों को छोड़ने का प्रयास जो आप कर रहे हैं इसी पे आपको ध्यान लगाना होगा। ध्यान दीजिए जितने सेकंड में आप श्वास ले रहे हैं उतने ही सेकंड में श्वासों को छोड़ने का प्रयास कीजिए। और इसी तरह आप धीरे धीरे फिर मेडिटेट भी करने लगेंगे। ये क्लिनजिंग थेरेपीज भी हैं और बॉडी को न केवल डिटॉक्स करती है बल्कि हमारे वेन से रिलेटेड यदि कोई किसी तरीके की ब्लॉकेजेस यदि बॉडी के अंदर बढ़ गए, जैसे जिनको डायबिटिक फुट की प्रॉब्लम है या वेरिकोन्स वेन्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, या ब्लॉकेजेस किसी तरीके के बढ़ गए हैं, म्यूकस ज्यादा बढ़ गया है, कानों से कम सुनाई देता है, चेहरे पे स्वेलिंग अगर आ जाती है, ऐसे लोगों को कपालभाति और भस्त्रिका ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और इसके साथ साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये दोनों, अब इन दोनों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है, एज इट इज है। जहाँ नाड़ी शोधन में फास्ट वे में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर यहाँ पे ब्रेथ को होल्ड करने की भी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। वहीं अनुलोम विलोम प्राणायाम को साइलेंट मैनर से किया जाता है, यानी आपके श्वासों की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बिना श्वासों की आवाज के ऑल्टरनेट मेथड से आपको ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। शुरुआत जो लोग बिगिनर्स है जिन्होंने आज तक कभी भी प्राणायाम नहीं किया, उन्हें पहले सिंगल नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कुछ ऐसे। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम के बारे में बताऊँ। राइट नॉस्ट्रिल को आपको ब्लॉक कर देना है और इंडेक्स फिंगर को आप बेंड करके रखिएगा। ठीक है, पहले राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करते हुए स्पाइन को स्ट्रेट रखें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे आपको श्वास लेना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। इस तरह बिना नॉस्ट्रिल के मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस दिए आपको डीप इनहेलेशन करना चाहिए और डीप एक्सहेलेशन करना चाहिए। पहले आप सिंगल नॉस्ट्रिल से 11 टाइम्स आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फिर यही प्रैक्टिस आप राइट नॉस्ट्रिल से प्रैक्टिस कीजिए। तो दोनों नॉस्ट्रिल से आप ब्रेथ इनहेलेशन एक्सहेलेशन पहले आप एक एक नॉस्ट्रिल से कीजिए। जब ये आपकी कंप्लीट हो जाए, अब आपको लग रहा है कि आपका पैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया है और ब्रेथ के पहले से तब आप इसको अल्टरनेट मेथड से करने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब आप अल्टरनेट मेथड से आप कैसे करेंगे वो भी आप ध्यान दीजिए। एक हमेशा आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको ब्रीदिंग की स्टार्ट
ब्रीदिंग स्टार्ट करना चाहिए। ये जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल है ये हमारा सूर्य स्वर है, तो सूर्य स्वर हमें गर्मी देता है, और जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है ये चंद्र स्वर है, चंद्रमा हमें शीतलता देता है। इन दोनों ब्रीदिंग की इन प्रैक्टिसेस से हम अपनी नाड़ियों के अंदर बैलेंस क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। हम आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, जो हम राइट नोस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हैं वो हमारे ब्रेन के लेफ्ट पार्ट को कवर करता है, और जो लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम ब्रीदिंग करते हैं वो हमारे ब्रेन के राइट पार्ट को कवर करता है। अब इन दोनों के बीच में हमें बैलेंस क्रिएट करना, ठीक है, इसीलिए नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाता है। तो नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये इकलौता एक ऐसा प्राणायाम है जो हर मनुष्य के शरीर से संबंधित जितनी भी व्याधियां या बीमारियां हैं उन सब के लिए इसको अप्लाई किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखिए, जो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या क्रॉनिक अस्थमा है, ऐसे लोगों को ब्रेथ को होल्ड करने की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। और दूसरा, जब आपकी बहुत ज्यादा नोज रनिंग हो रही हो तब भी आप नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम को आपको उस समय अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखिए इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। हमेशा रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए, राइट नोस्ट्रिल को ब्लॉक कीजिए पहले, लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको डीप इनहेल का, लेफ्ट नोस्ट्रिल को ब्लॉक करते हुए अब राइट नोस्ट्रिल को ओपन कीजिए, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल आउट कीजिए। वापस राइट से इनहेल करें, राइट नोस्ट्रिल को ब्लॉक कीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल को ओपन करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल आउट कर दीजिए। इस तरह से आपका एक चक्र पूरा होता है। जिस नोस्ट्रिल से आप ब्रीदिंग करते हैं उस नोस्ट्रिल को फिर ब्रीदिंग करने के बाद आपको ब्लॉक करना है। नेक्स्ट नोस्ट्रिल को ओपन करते हुए उससे कंप्लीटली एक्सहेल आउट कर देना। वापस उसी मैनर से आपको धीरे धीरे डीप इनहेल करना है, ब्लॉक करते हुए फर्स्ट नोस्ट्रिल से आपको एक्सहेल आउट कर देना। इस तरह आपका एक राउंड पूरा होता है, ठीक है। पहले आपको बिना सांसों को रोकते हुए आपको पहले शुरुआत में अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। जो बिगिनर्स है उन्हें सिंगल नोस्ट्रिल से पहले प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे पैसेज क्लियर होने लगे, ब्रेथ की स्मूथनेस आने लगे ब्रेथ के अंदर, और आपकी विटालिटी पावर जब आपको फील होने लगी है, बढ़ने लग गई है, तब आप ऑल्टरनेट मेथड को अप्लाई कीजिए। उसके बाद फिर आप जब आप इसका अभ्यास और ज्यादा आप 1-2 महीने इसकी प्रैक्टिस से आपको लगने लगा है कि आप दोनों नाड़ियों पे आप संतुलन बनाने लग गए हैं, तब आप श्वासों को रोकने का अभ्यास कीजिए, ठीक है। तो अब आप कुंभक कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। श्वास लेना पूरक कहलाता है और श्वास छोड़ना रेचक कहलाता है। श्वास को रोकना कुंभक कहलाता है। तो श्वास लेकर के रोकना अंतर कुंभक, श्वास को बाहर छोड़ते हुए रोकना बाह्य कुंभक। तो यहाँ पे अब आप कुंभक करते हुए मैं इसका अभ्यास बताने जा रहा हूँ। लेफ्ट नोस्ट्रिल से डीप ब्रीदिंग करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन करने के बाद आप 5 to 10 सेकंड ब्रेथ को होल्ड करें, या अपनी क्षमता अनुसार। फिर धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल को ओपन करते हुए राइट नोस्ट्रिल से कंप्लीटली एक्सहेल आउट कर दीजिए। अगेन इनहेल थ्रू द राइट नोस्ट्रिल, then block your both nostrils, put your breath at least 5 to 10 seconds inside or according to your capacity. Then open your left nostril, release your whole breath to the left nostril. इस तरीके से आपका एक राउंड पूरा होता है। तब आपको जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ते जाए श्वास रोकने का अभ्यास करना चाहिए। नाड़ी शोधन में आप श्वासों को रोकते हुए कुंभक लगाते हुए आपको अभ्यास करना है, और अनुलोम विलोम में बिना श्वासों की आवाज किए लेकिन फिर भी आपको श्वासों को दीर्घ रूप में लेना है और दीर्घ रूप में छोड़ना है। ब्रीदिंग क्वांटिटी को इक्वली रखते हुए आप इसका अभ्यास कीजिएगा। तो इस तरह नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। इन पांचों का कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम और भ्रामरी, इन पांचों का आपको एक कोर्स बनाते हुए डेली इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब भ्रामरी प्राणायाम जो हम करते हैं ये हमारे मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है, यानी मेंटल इलनेस जितने भी है उनको दूर करने के लिए
रिकवर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम एक रामबाण प्राणायाम है और इससे हमारी बॉडी की विल पावर बढ़ती है। हम बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में बहती रहती है। ठीक है, तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए, भ्रामरी प्राणायाम मतलब भंवरे की तरह गुंजन करना होता है, इकोही। मैं विद्यार्थियों से, जो लोग स्टडी कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऐसे उनको डेली इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। शुरुआत में पहले आप 5 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, फिर धीरे धीरे इसको आप 15 to 20 टाइम्स आप इसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए, ज़्यादातर लोग जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो वो अपने टंग को, पैलेट को अच्छी तरह दबाते हुए, टच करते हुए प्रैक्टिस करते हैं। ये अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मुंह पे आगे से साउंड आने के बजाय हमारा जो भंवरे की तरह जब इकोइंग होगी, वो साउंड हमारे वोकल कॉर्ड से होना चाहिए। जो वोकल कॉर्ड से जो साउंड क्रिएट होता है, उससे इंटरनल वाइब्रेशंस बॉडी के अंदर होती है और उन वाइब्रेशन से यदि कहीं पे शरीर के अंदर किसी तरह के ब्लॉकेजेस है तो वो धीरे धीरे खुलने लगती है। हमारी जो ईएनटी वाला पार्ट है वो धीरे धीरे ओपन होने लगता है और हमारी सुनने की शक्ति, जो बच्चे तुतलाते हैं, हकलाते हैं, उनको भ्रामरी प्राणायाम जरूर अभ्यास करना चाहिए। जिनका थायराइड बढ़ा हुआ है या प्रॉपर या कम है, ऐसे लोगों को भी भ्रामरी का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि और ये हमारे ब्रेन को क्लीन अप करने के लिए एक बहुत ही अच्छी क्रिया है, एक अच्छे प्राणिक विधि है जो जिसे हम सबको करना चाहिए। इसकी भी आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। आप इंडेक्स फिंगर को कानों के अंदर रखते हुए भी भंवरे की तरह गुंजन कर सकते हैं, ठीक है, और अंगूठे से कानों को बंद करते हुए भी। ध्यान दीजिए, हमें अपने कानों को इस तरीके से बंद करना चाहिए कि एक्सटर्नल साउंड सुनाई ना दे। ऐसे भी बंद नहीं करना है कि कोई पेन होने लगे, ठीक है। और आईज को जेंटली क्लोज करते हुए फिंगर्स से केवल आपको कवर करके रखना होता है, ठीक है, प्रेशर नहीं देना है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, आप दोनों ईयर्स को ब्लॉक कर लीजिए थंब से अच्छी तरह और आईज को क्लोज करते हुए फिंगर्स से आप कवर करेंगे। पहले आप दोनों नॉस्ट्रिल से डीप इनहेल करें, इस तरह आप धीरे धीरे भंवरे की तरह गुंजन करने का अभ्यास कीजिए। आप फील करने लगेंगे, जब आप ईयर्स और आईज को क्लोज करते हुए जब आप प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना शुरू कर देता है और आप इंटरनली बहुत ही पीसफुली आप महसूस करने लगते हो। तो जिससे किसी तरह के कोई एंग्जाइटी, नर्वसनेस या किसी तरीके का डिप्रेशन है, उसको दूर करने में ये पांचों जो प्राणायाम है बहुत हेल्पफुल है और आप सबको जरूर इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी रवि जी, मैं पूछना चाह रही थी, आजकल की जो भी यंग जनरेशन है हमारे, उसमें कंसंट्रेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम कोई भी काम करते हैं तो मन बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है एक काम से, तो पढ़ाई में भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते या किसी और चीज में। तो उसके लिए आप कोई स्पेसिफिक हमें एक्सरसाइज या प्राणायाम बताना चाहें तो? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, अब जो आप लोग फेस कर रहे हैं, कुछ समय के लिए मेरे मन में भी ऐसे विचार आए थे, मैं आपको सच बताता हूँ ऑनेस्टली। लेकिन मैंने उसके लिए फिर अपने एम को चुना, ठीक है, मेरा एम क्या है लाइफ में। तो यदि हमारा एम मजबूत है और हम चाहते हैं कि केवल उसी के बारे में हम उसी का सपना देखते हैं और उसी को पाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसको फुलफिल करने में जितने भी जो ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स आप हमारी लाइफ में आते हैं, वो अपने आप दूर होने लगते हैं यदि हमें उसके बारे में पहले। दूसरा ये कि लाइफ में गोल तो हमें सेट करके रखना ही चाहिए, ठीक है। अब आप कैसे उसको दूर करें, उसके लिए महर्षि पतंजलि ने हठयोग प्रदीपिका में कुछ प्राणायाम की विधि जो मैंने आप लोगों से शेयर करी है। इसके साथ साथ अब यौगिक क्रियाएं क्या हैं, तो यौगिक क्रियाओं में मैं सबको पहले बताता हूँ, जब इंटरनल क्लिनजिंग होती है तो मेंटल इलनेस भी हमारी दूर होने लगती है ऑटोमेटिकली।
तो इसके लिए मैंने योगाचार्य रवि कुमार के नाम से यूट्यूब पे एक चैनल भी बना रखा है, जिसमें मैंने अपना जल नीति और रबड़ नीति की क्रिया के बारे में बता रखा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप उसको जरूर देखिएगा। यहाँ तो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जब आप जल नीति और रबड़ नीति की जब आप क्रियाएं करते हैं, तो इससे एक्सेस म्यूकस भी बाहर निकलता है। तो क्योंकि जब हम मेंटली जब ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगते हैं, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट एक्सेस म्यूकस की वजह से होने लगता है। ठीक है, तो जब म्यूकस जैसे जैसे कम होने लगेगा, तो मेंटल इलनेस जो है वो भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी और हम पहले से बहुत फ्रेश फील करने लगेंगे। तो उसके लिए प्योरिफिकेशन प्रैक्टिसेस में नेति की क्रियाएं हैं, नौली है, कपालभाति है, भस्त्रिका, त्राटक, अगर ये हम सबको करना चाहिए। तो अब हम अपने आप को फुल्ली क्लीन अप करने के लिए, माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए हमें, मैं आपको कुछ विधि बताने जा रहा हूँ, जैसे सूक्ष्म व्यायाम की। जितना आप फास्ट ब्रीदिंग की जब आप क्रियाएं करते हैं, उतना हमारे माइंड को कंसंट्रेट करने में बहुत मदद मिलती है और शरीर को, बॉडी को फुल्ली डिसिप्लिन बनाने में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो ये योगासन कौन कौन से हैं? जैसे सूर्य नमस्कार के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके जो 12 पोस्चर है, ये कम्प्लीटली कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज है और इससे न केवल हमारा स्टेमिना बढ़ेगा, बल्कि बॉडी को, बॉडी में किसी तरीके की कोई एलिमेंट से भी हमारे ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसको दूर करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो सूर्य नमस्कार तो जरूर हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ पेट दबाने वाले आसनों का अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि जितने भी पेट दबाने वाले आसन हैं, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होने लगता है। तो मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होने लगेगा तो बॉडी की इम्यूनिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे पेट दबाने वाले आसन है, अर्ध मत्स्येंद्र आसना, मंडूका आसना, धनुरासना, योग मुद्रा आसना। ठीक है, इनका आप अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए और स्ट्रेच करने वाले, जितना बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसन करेंगे वो एंटी एजिंग आसन है। जैसे उष्ट्रासन हो गया, भुजंगासन है, ठीक है, धनुरासन है और अर्धकटी चक्रासन। इन आसनों के अभ्यास से ये वो नॉर्मल आसन है जो हर कोई कर सकता है, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। हर कोई इसकी प्रैक्टिस कर सकता है और अभी तो वैसे मैं आपको करके दिखा भी सकता हूँ, लेकिन थोड़ा मैं चाहता हूँ कि इतना कम समय है, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर कभी आप मुझसे इंटरेक्शन करेंगे तो मैं आपको सारे आसन आपको यूट्यूब वाले चैनल पे अवेलेबल, वहाँ देख सकते हैं। ये आसन मैंने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं बहुत आसानी से। एक आपने यूट्यूब बारे में भी कहा, तो जल नीति हमें मेरे विदाउट सुपरविजन करना चाहिए खुद से, या पहले किसी से सीख करके ही करें? जी मैंने अपने वीडियो में क्लियर कर रखा है कि वैसे तो देखिए, जब भी प्योरिफिकेशन प्रैक्टिस जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हमेशा किसी प्रॉपर कॉम्पिटेंट टीचर के गाइडेंस में ही होना चाहिए, कोई एक्सपर्ट। और यदि आप पहले इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं और तो आप खुद भी कर सकते हैं। वैसे ही होना यही चाहिए कि किसी अच्छे योगा टीचर के गाइडेंस में आप करेंगे तो शायद वो आपकी उस पर क्या कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन को देखते हुए वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अच्छे जो भी आपके आसपास कोई योगा सेंटर्स या अच्छे एक्सपर्ट योगा टीचर्स हैं, तो वहाँ जाकर उनसे मिल कर के या सेंटर्स पे जाकर के आप उसको सीखने का अभ्यास कीजिए। ये हमें बहुत हमारी हेल्प करेगा। दूसरी बात, लॉकडाउन के इस पीरियड के दौरान हम लोगों ने, सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को भी फील किया होगा। लाइफ को लेकर के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, देखिए योगा जो है ये केवल हमारे फिजिकल जो डिस्टर्बेंसेस है या हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, इनको दूर करने में योगा बहुत हेल्प करता है। लेकिन यदि अष्टांग योग, जो महर्षि पतंजलि ने जो 8 सूत्र बताए हैं, यदि हम उनका पालन करते हैं, तो शायद जैसे यम नियम के बारे में, यदि हम उनका सही तरीके से उनका स्टडी करें और उसको अमल में लाने का अभ्यास करें, तो शायद हम काफ़ी हद तक उन जिनके बारे में हम लोग तनाव में रहते हैं, जिस चिंता के बारे में सोच के हम और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, उनसे उनको दूर करने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये यम नियम है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो सब कुछ भगवान के, ईश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए अपने जीवन लक्ष्य को आप हासिल करते रहें
इससे किसी तरह के तनाव नहीं आएगा आपके अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें अपना नजरिया बदलना है, ठीक है। अभी तक भारत हमें WHO भी कह रहा था, हमारे देश के सरकार भी ये कह रही थी कि हमें कोरोना को हराना है, लेकिन अब हमें कोरोना के साथ अपने जीवन को लेकर के चलना है। अब उससे बचाव कैसे कर सके, हमें खुद को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट करना है, अपने समाज को और देश को भी। तो उसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी खुद से शुरू होती है, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। जो अष्टांग योग आपके अंदर यदि आप उसको अपनाएंगे तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे आप बहुत जल्दी इसको बढ़ा पाएंगे, सेल्फ डिसिप्लिन को। तो इसके लिए जरूरी है हम स्टडी करें, अपने नजरिए को बदले, अपनी लाइफ को लेकर के। और जीवन में ये जो बाधाएं हैं, ये कुछ ना कुछ हमें मैसेज देती है, हमें कुछ अच्छा सिखाने का प्रयास करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जी मैम। अच्छा, ये योगा करने का, प्राणायाम करने का कोई स्पेसिफिक टाइम है कि या तो हमें सुबह ही करनी चाहिए, शाम को, या हम कब कर सकते हैं? सबसे ज्यादा बेनिफिशियल किस समय में करने से हमें होता है? देखिए, योग के अनुसार हमारे ऋषि मुनीज भी कहते हैं कि योगा का सबसे अच्छा टाइम तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4 बजे का, है ना। तो 4 बजे उठ करके हम करते हैं तो उससे तो लाखों गुना और कोई बात हो ही भी नहीं सकती, और उससे बढ़िया समय कुछ है भी नहीं, ठीक है। यदि अब जैसे हम लोगों की आदत अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई, लॉकडाउन पीरियड में लाइफ में कई लोगों को लग रहा था कि करने को कुछ है ही नहीं, तो वो लेट नाइट स्लीपिंग की हैबिट सबकी हो गई है ना। ज़्यादातर टाइम हम लोग अपने मोबाइल पे या टीवी के साथ या कंप्यूटर पे गेम खेलते हुए स्पेंड कर रहे थे, या तो बहुत सारे लोग अपनी स्टडी अगर भी कर रहे होंगे, है ना। तो जब हम अपना टाइम सेट करते हो, सबसे अच्छा टाइम तो ब्रह्म मुहूर्त का है। और वैसे यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो जब भी आपका पेट खाली रहे आप तब उसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग एडवांस योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए शाम का समय सबसे अच्छा बेस्ट है, क्योंकि जो आप फिजिकल एक्टिविटीज आप सुबह से शाम तक जो आप करते हैं उससे आप काफी वार्म अप हो चुके होते हैं, ठीक है ना। तो उससे बॉडी कोई भी एडवांस योगा करने में हमारी बहुत हेल्प मिलती है। सबसे अच्छा टाइम तो ब्रह्म मुहूर्त का है। उसके बाद यदि आप योगा करते हैं तो जब भी आप खाली पेट रहें, हमेशा योगासन और प्राणायाम खाली पेट ही करना चाहिए, तभी आपको अभ्यास करना है। और जितना हो सके जल पी करके हमें योग करना चाहिए। आप जूस पी करके भी योगा कर सकते हैं, ग्रीन टी लेकर के भी योगा कर सकते हैं, ठीक है। छाछ, दूध छाछ पी करके भी, जो भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन अन्न खा के आपको योगा नहीं करना है। तो अन्न मतलब आपके अन्न के बीच में 2.5 से 3 घंटे का, या जो वेजिटेरियन है उनके लिए 2.5-3 घंटे काफी है, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए 7 घंटे का गैप होना चाहिए। तो ये इस तरह के समय का ध्यान रखते हुए आप योगासन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। स्वाति, आप अब कुछ ऑडियंस हमारी जो है कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप देख लीजिए। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है स्वाति जी। सॉरी मैं जी, बोल रही मेरा हूँ माइक ऑफ स्वाति, था आप जी। जी, हाँ हमारे ऑडियंस में एक क्वेश्चन था सर कि क्या कोई डाइट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं योगा के? पर जो भी आपने बताया मुझे लगता है कि खाली पेट करना चाहिए, है ना, या फिर खाने के बीच में इतना अंतराल होना चाहिए जब हम योगा करें, जी। तो वो है। देखिए, बिना डाइट के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आज चाहे आप वेट लूज करना चाहते हो या वेट गेन करना चाहते हो, तो डाइट मैनेजमेंट तो हमारे साथ चलना ही चाहिए, वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ठीक है। हमारी योगा में यही कहते हैं कि जितना हम सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे उतना शरीर की व्याधियों से बचे रहेंगे, हमारा मन भी सात्विक रहेगा, और हम हमेशा जो 24 आवर्स बहुत ही एनर्जेटिक फील करने लगेंगे। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तब नहीं आती शरीर के अंदर जब हम किसी बाहरी वातावरण से जुड़ करके परेशान होते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तब आती है शरीर के अंदर जब हम कुछ गलत खा रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारी यदि बैलेंस डाइट है, हम सात्विक आहार यदि हम ले रहे हैं, हमारी बैलेंस डाइट का मतलब हम प्रॉपर तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं, विटामिन वाली चीज़ें भी खा रहे हैं, स्टार्च वाली चीज़ें भी खा रहे हैं, और सही क्वांटिटी में प्रोटीन भी गेन कर रहे हैं। तो इससे हमारे बॉडी के टिश्यूज को जिन विटामिन की, जिन मिनरल्स की जरूरत होती है वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल होती है। जी, थैंक यू सो मच सर। हाँ, आहार चिकित्सा के बगैर तो योग प्राणायाम भी व्यर्थ है। हमारे ऋषि मुनि तो जड़ी बूटी खा करके योग किया करते थे,
हम लोग तो फिर भी जीभ के स्वाद के चक्कर में न जाने क्या क्या खा लेते हैं। तो ठीक है, अपनी जीभ को कुछ हद तक कंट्रोल करते हुए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। जी, जी। जो लोग तो अंडरवेट है उनको अच्छा प्रोटीन गेन करना चाहिए, अच्छे विटामिन वाली चीजें खानी चाहिए, और जिनको वेट लूज करना है उनको सही कैलोरीज के बारे में जानकारी लेकर के अपने अच्छे डाइटिशियंस या न्यूट्रिशन से मिलकर के आप अपना बैलेंस डाइट बनवाएं, डाइट चार्ट बनवाएं, ताकि और उस पर फॉलो करने का आप प्रयास करें। जी जी सर, थैंक यू। एक और चीज सर आ रही है आजकल, जो बहुत लोग इस इशू को फेस कर रहे होंगे, जैसे आपने बताया कि बहुत लेट सोते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में तो कई सारे लोग सोने जाते हैं आजकल, ऐसा हो गया है। और फिर क्योंकि नींद नहीं आती है, निद्रा की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, खास करके लॉकडाउन में जब बाहर नहीं निकल रहे थे, वो एक्सर्शन जो पहले होता था वो नहीं हो रहा था, तो नींद लेट आने लगी, तो वो पूरा बॉडी क्लॉक में प्रॉब्लम आने लगी। तो उस चीज को सर कैसे सॉल्व करें? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि पहले भी योगासन तो हमारी बहुत हेल्प करते हैं बॉडी को क्लीन अप करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। ध्यान दीजिए, जब हम फिजिकल एक्टिविटीज को बिल्कुल कम कर देते हैं ना, तो बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, और उसी स्टिफनेस की वजह से हमारे थॉट प्रोसेस भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अभी सभी लोग, अब ऐसे ही नहीं, मैंने अपनी मदर को भी देखा और अपनी वाइफ को भी देखा कि वो किस तरीके से उनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो गई। उनको लग रहा था लाइफ में कुछ करने को रहा ही नहीं है, तो वो लोग भी लेट सोने लग गए। तो इससे क्या हुआ कि कभी बैक एक हो रहा है बहुत ज़्यादा, कभी सर्वाइकल पेन हो रहा है यहाँ पे, और कभी म्यूकस अगर इतना ज़्यादा स्टोर होता है कि प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है। और तो इसका मेन कॉज यही है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई। ठीक है, अब उसके लिए एम तो हमें ध्यान होना ही चाहिए लाइफ में। अब जीना तो है ही, जिंदगी हमें सबको जीनी है, तो फिजिकल एक्टिविटीज को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए, चाहे हमारी सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो। जो हम घर में रह करके या छत पे रह करके, छत पे आप जा करके वॉक कर सकते हैं। ठीक है, और ब्रीदिंग, सुबह उठ करके प्राणायाम अगर आप करने की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी तरह गर्म पानी अगर पीजिए, शरीर को बॉडी को क्लीन अप करने के लिए अच्छे डिटॉक्स वाले काढ़ा अगर बना करके आप पीजिए। ठीक है, तो इससे आपका मन और विचार बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जब लाइफ में करने को नहीं रहेगा तो नींद तो वैसे ही उड़ जाती है कई लोगों की, चिंता एक ही बात को बार बार में सोचते हुए, पर जो हमारे हाथ में है ही नहीं एक्चुअली। तो हमें काम तो वो करना चाहिए जो हमारे हाथ में है। ठीक है, तो योगा ऋषि मुनि, अभी तक लोग ज़्यादातर योग का अर्थ यही समझते हैं कि योगा केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज है, लेकिन योग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, योग तो जीने की एक कला है, एक आर्ट है, और जो हमें अष्टांग योग के माध्यम से हम सबको सीखना चाहिए। ठीक है, तो जब हम उसको फॉलो करने लगेंगे तो इस तरह की कोई व्याधियां या कोई शिकायत हमारे शरीर के लिए नहीं रहेगी। जी। तो सर कोई ऐसा भी आसन या होता है क्या जो अगर सोने के पहले हम लोग कर सकें, जिससे जी, जी, निश्चिंत होकर के नींद आए, और बार बार जो नींद टूटने की समस्या कई लोगों हाँ को जी, हाँ होती है? जी, जरूर है। एक तो जब आप बिस्तर पे मान लो आप सोने के लिए जा रहे हैं, पर फिर भी आपके मन में कोई ना कोई थॉट चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले शवासन की स्थिति में बिल्कुल सीधे बिस्तर पे और बिना तकिए अगर का यूज किए आप सीधा लेट जाएं, और केवल अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के समय में यदि सबसे अच्छा मेडिटेशन है तो वो केवल हमारा श्वास, हम कैसे श्वास ले रहे हैं, कैसे आप श्वास छोड़ रहे हैं, अपने को महसूस करने का प्रयास कीजिए। जब आप अपने श्वासों को महसूस करने लगेंगे तो इंटरनली आप बिल्कुल काम और रिलैक्स फील करने लगेंगे, तो जिससे आपकी जो नींद की शिकायत है वो भी दूर होने लगेगी। ज्यादातर नींद लोगों की देखिए दो वजह से उठ जाती है, या तो वो किसी बात का बार बार चिंतन करते रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग की वजह से हमने कुछ गलत अगर खा लिया है या बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, तो पेट फूलने लगता है, पेट में ब्लॉटिंग अगर होने लगती है, गैस बनने लगती है, एसिडिटी होने लगती है, जिससे हिचकियां डकारे अगर बार बार आने लगती है, तो इससे नींद तो ऑटोमेटिकली उजड़ेगी। ठीक है, फिर चाहे आप कितना भी प्राणिक एक्सरसाइजेस कर लें, उससे आपको कोई लाभ नहीं होता। तो बैलेंस डाइट भी होनी चाहिए, है ना, शरीर की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही खाना खाना चाहिए। तो केवल
लिए खाना खाएंगे तो शरीर में कोई बीमारी नहीं बनेगी, लेकिन खाने के लिए तो न केवल हमारी बीमारी बनेगी, बल्कि इसके साथ साथ हम अपनी लाइफ के एम को भी खो देंगे। सॉरी स्वाति जी, आवाज आपका माइक ऑफ। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो भी आपने बताया। जी और एक और आप बताएं। जी एक और अभी जो हम लोग सिचुएशन में है कि हम लोग बहुत ज्यादा काम जो है घरों से बैठ के कर रहे हैं, तो हमारा जी, जी। कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जो है अभी काम वो बढ़ गया है। तो सर आंखों को आराम देने के लिए, क्योंकि डिजिटल थकान जो है वो आजकल लोगों में हो रही है, हर कोई घर से काम कर रहा है या ऑफिस में भी जो लोग काम कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन टाइम सबका बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल तो आप उससे ठीक कह रहे हैं। राहत के लिए सर कुछ बताइए। आज जैसे कि हम लोग भी आज ऑनलाइन वार्ता अगर कर रहे हैं, तो जो लोग ज़्यादातर समय अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या अपने मोबाइल अगर पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो आंखों में बर्निंग अगर होने लगती है, ठीक है। तो उसके लिए भी आईज की कुछ एक्सरसाइजेज जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले आप प्रॉपर तरीके से जब भी आप कंप्यूटर अगर पे बैठे हुए हो, काम कर रहे हो, पानी की कमी बॉडी के अंदर मत होने दीजिए। टाइम टू टाइम प्रॉपर पानी पीते रहिए, ज़्यादा ठंडा पानी आपको पीना नहीं है, और सुबह उठ के गर्म पानी का रूटीन आप बना के रखें, ठीक है। हो सके तो अपनी आंखों को अच्छे स्वच्छ जल से धोने का आप प्रयास करते रहें बार-बार। और जो क्लींजिंग जेल जो ऑयल आते हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग गुलाब जल यूज़ करते हैं, कई लोग आईटोन अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी आप यूज़ कीजिए। अच्छा, तो जब आप जैसे ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं आप, तो ऐसे अपने हाथों को साफ-सुथरा रखें और अच्छी तरह वीडियो को रगड़ते हुए बार-बार अपनी आँखों के ऊपर इस तरीके से सेक करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारे हथेलियों के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी, तो ये सारे हमारे ऑर्गन से रिलेटेड है, ठीक है? तो जब आप इस तरह करते हैं, तो वो गर्म हो जाते हैं, और उस उष्णता को, उस गर्मी एहसास को जब आप शरीर के ऊपर, आँखों के ऊपर रखते हैं, तो इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है, आँखों में किसी तरह का कोई पेन हो रहा है, तो वो धीरे-धीरे उससे वो दूर होने लगता है, ठीक है? तो हमेशा पहले स्वच्छ जल से आपको धोते रहना चाहिए, और इस तरह हथेलियों को गर्म करते हुए सेक करें। दूसरी बात, आईज मूवमेंट भी आप प्रॉपर तरीके से, जैसे अप एंड डाउन, बिना बॉडी को मूव किए, बिना नेक को मूव किए, जस्ट मूव योर आईज अप एंड डाउन एंड लेफ्ट टू राइट लाइक दिस। फिर देन रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप इन आईज रोटेशन और आईज मूवमेंट पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नेत्र शक्ति विकासक सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो सारी जानकारी दी वो हमारे लिए बहुत लाभान्वित करेगी हम लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग सब वापस योग को अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे। कुछ लोग जरूर ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो नहीं कर रहे हैं उनके मानसिक शांति और फिजिकल हेल्थ के लिए हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने रूट्स में वापस जाएं और उनको प्रैक्टिस करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए सेशन के लिए, और थैंक यू रश्मि मैम जो आपने एक स्वाति जी, एक जी बात और कहना चाहता हूँ जी कि देखिए, हम लोग तो सब लोग ये सब फेस कर ही रहे हैं, और अब हमें इस बीमारी के साथ जीने का प्रयास भी करना है। हमें अपना भी ध्यान रखना है और अपनों का भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ज़रूरी है कि देखिए, मेहनत तो हम सबको करनी है। घर में बैठ कर के तो हम अपनी जीविका इतना आसानी से नहीं चला सकते। तो ज़रूरी है कि हम प्रॉपर हाइजीन अगर को भी मेंटेन करते रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अगर जो हम सबको गाइड किया गया है, वो हमें यूज़ करना ही है। इसके साथ-साथ हार्ड वर्क करते रहना है, सेल्फ स्टडी करते रहना है, अपने नॉलेज को हमें बढ़ाते रहना है, ठीक है? और सब कुछ ईश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, ठीक है? भगवान ने यदि हमें जन्म दिया है ना, तो उसने हमारी हर तरीके से हमें स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने कई तरह की औषधियाँ भी दी है, और कई तरीके के ऐसे चिकित्सा भी हमारे को दे रखी है, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और उनमें से योग तो एक है ही अमृत के रूप में। इस हम सबको इसको ग्रहण करना चाहिए, और ज़रूर करना चाहिए।
दूर कर दूंगी। थैंक यू आप सभी का। जी, थैंक यू सर, थैंक यू रश्मि मैम एंड हमारे सारे ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारे सेशन को ज्वाइन किया, और उम्मीद है आप सबकी जो भी क्वेरीज होंगी वो सर ने आज उनको बकायदा आंसर किया। कुछ और अगर आप लोग पूछना चाहते हैं, सर योगा एक्सपर्ट हैं, योगाचार्य बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। रश्मि मैम, आज के सेशन के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें। बिल्कुल, पहले तो मैं थैंक यू करूंगी रवि जी का, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सब कुछ बताया, और मैं सबको यही कहूंगी कि वी शुड ऑल कीप पॉजिटिव एनर्जी, मतलब पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं, पॉजिटिव टेस्ट नहीं रखना है हमें, और जो भी योगा प्रैक्टिस वगैरह इन्होंने बताए हैं जो हम अभी सीख सके वो ठीक है, नहीं तो इनके चैनल से या किसी भी और माध्यम से देख के रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी रूटीन लाइफ वापस से स्टार्ट हो जाएगी, एंड आई एम श्योर वी बी able to overcome this pandemic and this depression या कुछ भी negative feeling हमारी आ रही है तो I wish everybody all the best and please take care and stay safe. थैंक यू सो मच मैम। अगले जो वार्ता सेशंस हमारे होंगे वो IICD के अलुमनाई के साथ होंगे, जिसके डिटेल्स आप सबके साथ शेयर किए जाएंगे। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडेज सेशन, और विल सी यू अगेन। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सर आज के सेशन के लिए। You're welcome, ma'am. ठीक है, थैंक यू एवरीवन। Thank Thank you you. all.